इट मीन्स यू आर सेविंग योर टाइम एंड योर मनी इज वर्किंग फॉर यू। तो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो इसको हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो पहली चीज तो आप वहां पर समय देकर कमा रहे हैं, यहाँ पर आप बिना समय देकर कमा सकते हैं। अगर वो आपको लॉसेस रिकवर करने हैं तो रादर देन थिंकिंग अबाउट लॉसेस रिकवर, यू टू थिंक कि हम कैसे इस पैसे को बेहतर देने पे लगा पाए। तो डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में मेरा ऐसा मानना है कि एक बड़ा डिफरेंस है। 6% निकालते रहेंगे, 6% से बढ़ता रहेगा, तो उसके 15 साल बाद आपका जितना कॉर्पस था लगभग 2.5 करोड़, उसके आसपास आप पैसा निकाल चुके होंगे, फिर भी आपके फंड की वैल्यू 7.5 करोड़। यानी कि इधर से आप पैसा निकाल रहे हैं, उधर से वैल्यू कम होने के लिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती है, और जितने लंबे टाइम तक आप निकालेंगे उतना वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो आई थिंक अपनी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जो सबसे रेप्यूटेड इन्वेस्टर हैं, वो है मिस्टर वॉरेन बफेट। एंड वॉरेन बफेट जी लगभग 80 ईयर से ज्यादा टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। वो हर साल आकर सभी इन्वेस्टर से रूबरू होते हैं और वो ये बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ आज गौरव है। सो जैसे कि आपको पता है, हमने साथ में पहले भी पॉडकास्ट किए हैं, तो आज भी गौरव जी हमको काफ़ी इन्वेस्टिंग की इनसाइट्स देंगे। सो गौरव जी वेलकम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोग बोलते हैं कि मेरे को मेरे बिजनेस से 18-20% रिटर्न आता है, तो मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है रजनी जी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर देखा जाए तो वो सब ठीक है, क्योंकि रियल में उनके बिजनेस से उनको 18, 20 या 25% का रिटर्न बन रहा होगा। तो पहले अपने को ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम पैसा कमा क्यों रहे हैं। क्या पैसा हम कमाने या जोड़ने के लिए कमा रहे हैं, या पैसा खर्च करने के लिए कमा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी पैसा जो हम कमाते हैं वो एक्चुअली जोड़ने के लिए नहीं कमाते, सेविंग के लिए नहीं कमाते, वो खर्चा करने के लिए कमाते हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि जो हम सेविंग करते हैं वो अपनी डेफर्ड खर्चे को, डेफर्ड एक्सपेंसेस को करने के लिए आज बचाते हैं। हो सकता है हमने जो आज पैसा कमाया है वो हमें 10 साल के बाद खर्चा लगे, या 15 साल के बाद, या 20 साल के बाद। तो एक चीज तो बहुत क्लियर होगी कि जो हम पैसा कमा रहे हैं वो खर्चा करने के लिए कमा रहे हैं। अब अगर वो खर्चा करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है, तो वो पैसा आप जोड़ते रहेंगे एंड somebody else one day will spend that money। तो आप वो खर्चा नहीं कर पाएंगे और कोई और खर्चा करेगा। तो इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एक चीज हम मिस करते हैं, वो है कि हम अपने समय की वैल्यू को नहीं आंकते। आप वो 18%, 20%, 22% कमा रहे हैं जब आप अपनी लाइफ का 12 घंटा उस बिजनेस में लगा रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर आप 12 से 15% के बीच में कमा पा रहे हैं बिना आपका टाइम दिए, इट मीन्स यू आर सेविंग योर टाइम एंड योर मनी इज वर्किंग फॉर यू। तो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो इसको हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो पहली चीज तो आप वहां पर समय देकर कमा रहे हैं, यहां पर आप बिना समय देकर कमा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत बार मिस करते हैं वो है कंसंट्रेशन रिस्क। आप एक ही बिजनेस में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करें। आई थिंक वी कंप्लीटली विद यू कि आपने धंधा किया है 20 साल तक एंड आप धंधे के मजबूत हैं, तो आपको पता है उसमें कब अप डाउन हो सकता है, फिर भी कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो एक डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल इन आवर लाइफ। लेट मी गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। ऑल्दो हमारे बिजनेसमैन तो सब चीजों को सरपास कर लेते हैं, बट इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एनवीडिया। आज टैरिफ के कारण से जो एनवीडिया का 100 रुपए में से 20 रुपए का रेवेन्यू जिस चिप से आता है, वो चिप आज बैन कर दी गई है। वो चिप ट्रम्प साहब ने बोला है कि चाइना को नहीं दे सकते। Although he definitely he will find out the solution, but I am just telling you कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रिस्क होगा तो अचानक से आपका 100 रुपए में से 20 रुपए का बिजनेस उड़ गया, बट आपके खर्चे तो सेम है, वो खर्चे इमीडिएटली तो कट नहीं हो सकते। तो आई थिंक आपको अपने समय की वैल्यू पे भी ध्यान देना चाहिए और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ध्यान देना चाहिए। वेरी गुड, एब्सोल्युटली ट्रू।
सो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अभी समझो काफ़ी लोगों ने स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग किया हुआ रहता है, तो अगर उनका आज की तारीख में अगर स्टॉक्स में लॉसेस है तो ये कैसे इसको आप मतलब म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हुए कैसे अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक आज की डेट में ये सबसे क्रिटिकल सवाल है सभी इन्वेस्टर के माइंड में। बट क्या होता है कि जब हम अपना पोर्टफोलियो डायरेक्ट स्टॉक्स में बनाते हैं और वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू से नीचे रहता है, हो सकता है 20%, 30%, 10%, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक जिद होती है कि अब यहाँ से पैसा गया है तो यहीं पे रिकवर होगा, क्योंकि जितनी फास्ट से पैसा नीचे गया है उतनी फास्ट से पैसा बनेगा। लेकिन हर पोर्टफोलियो के केस में वैसा पॉसिबल नहीं होगा। डेफिनेटली कुछ पोर्टफोलियोज बहुत अच्छे होंगे जिसमें बहुत वेल रिसर्च होगी, तो वो पोर्टफोलियो हो सकता है वैसा हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे हमने देखा है कि पोर्टफोलियो बनते हैं, आपने कुछ बताया है, किसी एक्सपर्ट ने कुछ बताया, वो बता के चला गया एंड हमारे पोर्टफोलियो में वो रह गया, जबकि एक्सपर्ट का व्यू चेंज हो चुका है जब से उसने बताया है। बट क्योंकि वी आर नॉट इन टच विद एक्सपर्ट एंड वी डू नॉट हैव दैट नॉलेज, तो उसके कारण से हमारे पोर्टफोलियो में तो वो स्टॉक आज भी है, लेकिन वो स्टॉक का तो व्यू 6 महीने पहले ही चेंज हो गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज सिर्फ कंपैरिजन के लिए नहीं होती। अगर वो आपको लॉसेस रिकवर करने हैं तो रादर देन थिंकिंग अबाउट लॉसेस रिकवर, यू शुड थिंक कि हम कैसे इस पैसे को बेहतर जगह पे लगा पाए। तो डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में मेरा ऐसा मानना है कि एक बड़ा डिफरेंस है। डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इट्स लाइक आत्मा एंड बॉडी। डायरेक्ट इक्विटी कैन बी बॉडी एंड म्यूचुअल फंड कैन बी आत्मा। अब आप पूछोगे ये क्या है? तो क्या होता है कि बॉडी बहुत अच्छा आप रखते हैं, आप मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, तो आप बॉडी को संभाल के रखते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब बॉडी थोड़ा डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है और एक टाइम के बाद बॉडी चली जाती है। तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि बॉडी खराब हो रही है या ऊपर जाने वाली है और फिर आप उसी बॉडी में रहे, तो आप बॉडी के साथ ही चले जाएंगे। वेयर आत्मा का क्या काम है? आत्मा वो शरीर पे तब तक रहती है जब वो शरीर ठीक रहता है। जैसे ही शरीर खराब होता है, शरीर ऊपर जाता है, तो आत्मा उस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, क्योंकि आत्मा खत्म नहीं होती। तो म्यूचुअल फंड भी इसी तरीके से करते हैं। फंड मैनेजर किसी भी बॉडी में तब तक रहते हैं जब तक वो बॉडी अच्छा काम कर रही है, उसके बाद वो निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट इक्विटी में आपको शायद ना पता चले कि ये बॉडी खत्म होने वाली है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको पता करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज समबडी एल्स इज टेकिंग केयर फॉर दैट। एंड स्टॉक मार्केट में भी वो वही पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी वही लगा रहे हैं, सिर्फ वहां पर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय पर जब आपके पोर्टफोलियो में काफी बड़ा लॉस है, उस समय पर अगर आपको रिकवर, सिर्फ रिकवर नहीं बल्कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में वेल्थ क्रिएशन करनी है एंड आपका बहुत ज्यादा डीप रिसर्च नहीं है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव टाइम टू रिसर्च, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो म्यूचुअली। ग्रेट आंसर। काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि हर एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो अपने दूसरे दोस्तों के पोर्टफोलियो से कंपेयर करना चाहिए? क्या ये सही है? एक्चुअली ये सही है या नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने जब से बचपन से होश संभाला है तो हमें हमेशा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बताई है कि आप उससे ज्यादा अच्छा करिए, आप उससे ज्यादा करिए। और ऐसा काफी हद तक ठीक भी है। बहुत सारे फील्ड में लगभग ये एप्लीकेबल भी है कि अगर एक डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है तो आप उस डॉक्टर से अच्छा सर्जरी करिए या अच्छा एक्सपर्टीज रखिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उससे अच्छा टीचर बन के देखिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो हर फील्ड में काम करती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इन्वेस्टमेंट में काम नहीं करती। तो आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न दूसरे के पोर्टफोलियो के रिटर्न से कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि वही सबसे बड़ा गलत डिसीजन आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है। क्योंकि यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट, आपका रिस्क, आपकी एज, आपके ऊपर डिपेंडेंट अदर पर्सन कंप्लीटली
डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। बट हम क्या करते हैं, अरे मेरे पोर्टफोलियो में 12% का रिटर्न है, तुम्हारे पोर्टफोलियो में कितना है, वो बोलता है 14% का। देन मेरे को रात को नींद नहीं आती, क्योंकि हम ज्यादा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे से ज्यादा कमाना चाहते हैं, उसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आपको कभी भी इन्वेस्टिंग में अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न दूसरे के पोर्टफोलियो से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसको फाइनेंस नहीं बोलते, इसलिए इसको पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं, क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू ओनली यू, नॉट अदर्स। So comparison is your biggest enemy. Yes, absolutely. Okay. So गौरव, एक दिन मैं आपको सुन रहा था कि आप किसी को बता रहे थे कि मैं आपको अक्षय पत्र बना के दूंगा। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये अक्षय पत्र क्या होता है, मतलब what were you discussing actually when you meant अक्षय पत्र? एक्चुअली ये अक्षय पत्र अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो सूर्य देवता जी ने युधिष्ठिर जी को दिया था, ताकि पांडव कभी भी खाने के लिए इधर उधर ना जाए। तो वो अक्षय पात्र में से जितना भी आप निकालते थे वो उतना ही भर जाता था, तो वो आज तक कभी खाली नहीं हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इन्वेस्टिंग जर्नी में भी हम अक्षय पत्र को बना सकते हैं विद सिंपल डिसिप्लिन। एक अगर आपको डिसिप्लिन हो तो 15 साल में आपके पास एक ऐसा अक्षय पत्र होगा जिसमें से आप खाली भी करते रहेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा। तो मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आज आपने 50,000 रुपए की सिप करी, तो 15 साल के बाद आप लाइफ टाइम 1.25 लाख रुपीस के आसपास हर महीने ले सकते। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 50,000 रुपए की एसआईपी करनी है, और 15 साल के बाद आप 1 लाख या 1,25,000 रुपए महीना आप थ्रू आउट योर लाइफ, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी वाइफ थ्रू आउट लाइफ, उनको कुछ हो गया तो उनके बच्चे थ्रू आउट लाइफ, वो कभी भी अक्षय पत्र खाली नहीं होगा, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इन्वेस्टिंग इतना सिंपल है, अगर किसी को 1.25 लाख की जगह 2.5 लाख रुपए का महीने का खर्चा लगता है, तो उसको 1 लाख रुपए का एसआईपी आज करना है, जो कि 15 साल तक चलेगा, एंड वो कभी खत्म नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि आप डिसिप्लिन रखते हैं, और अगर आपको सिर्फ 50,000 की एसआईपी पे 12% का रिटर्न मिले, तो लगभग 15 सालों में आपने 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और आपका कॉर्पस लगभग 2.52 करोड़ हो जाता है। अगर आप उसमें से सिर्फ 6% निकालते हैं और रेस्ट कॉर्पस पे आपको 6% बनता है, क्योंकि टोटल रिटर्न 12%, तो 6% निकालते रहेंगे, 6% से बढ़ता रहेगा, तो उसके 15 साल बाद आपका जितना कॉर्पस था लगभग 2.5 करोड़, उसके आसपास आप पैसा निकाल चुके होंगे, फिर भी आपके फंड की वैल्यू 7.5 करोड़ होगी। यानी कि इधर से आप पैसा निकाल रहे हैं, उधर से वैल्यू कम होने की जगह बढ़ती जा रही है, बढ़ती, और जितने लंबे टाइम तक आप निकालेंगे उतना वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इसलिए अक्षय पात्र बनाना बहुत ज्यादा आसान है, बट सबसे बड़ा मुश्किल है आप अपने को कंट्रोल कैसे करेंगे, एक डिसिप्लिन कैसे करेंगे। ओके, सो गौरव जी, आजकल तो है ना, मतलब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और एक इन्वेस्टर चूज भी कर सकता है अपना फंड, और वो डायरेक्ट भी जा सकता है, एडवाइजर के थ्रू भी जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी जा सकता है। सो व्हाई शुड वन गो थ्रू एन एडवाइजर और अ डिस्ट्रीब्यूटर rather than going direct? I think this is another very critical and very important question. तो इसका सीधा आंसर तो ये है रजनी जी कि yes, thanks to the opportunities available, thanks to the platform which are available, तो आजकल आपको इंफॉर्मेशन सबसे फास्ट मिलती है। तो इंफॉर्मेशन फास्ट मिलने के कारण से आप कभी भी पैसा डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेगुलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर के एक्सपेंस रेशियो से थोड़ा कम रहता है। तो अगर मैं एवरेज एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो लगभग 80 बिप्स से लेकर 1% तक आपको पैसा बचाने के लिए मौका मिलता है डायरेक्ट और रेगुलर में। एंड वही आप 10 साल तक कंपैरिजन करते हैं, 10 साल तक 1% बचाते हैं, तो कई बार आपको अमाउंट बहुत बड़ा लगता है कि अरे काफी बड़ा अमाउंट था जो मैंने बचा लिया बाय सेल्फ इन्वेस्टिंग। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या एरर हो सकते हैं इस जर्नी में, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक अपने इंडस्ट्री में जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जो सबसे रेप्यूटेड इन्वेस्टर हैं, वो है मिस्टर वॉरेन बफे। एंड वॉरेन बफे जी लगभग 80 ईयर्स से ज्यादा टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। वो हर साल आकर सभी इन्वेस्टर से रूबरू होते हैं और वो ये बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 80 सालों के बाद भी कोई भी इन्वेस्टर उनको रेप्लिका नहीं कर पाया।
तो पता तो सब था। आजकल हम अगर किसी क्लाइंट को पोर्टफोलियो देते हैं तो वो क्या करते हैं, पीएमएस आप देते हैं तो क्या करते हैं, जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो ही अपने पोर्टफोलियो में बाय कर लेते हैं। जो म्यूचुअल फंड स्कीम हम सजेस्ट करते हैं वही म्यूचुअल फंड स्कीम वो बाय कर लेते हैं, उनको लगता है कि सेम रिटर्न आएगा। लेकिन अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम रिसेंटली एक क्लाइंट से मिले थे, उन्होंने बोला कि आपने ये फंड मुझे रेकमेंड किया था लेकिन इसने तो 15% नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने में, क्योंकि मार्केट गिरी थी। तो मैंने तुरंत अपने पोर्टफोलियो में देखा और मैंने कहा सर ये तो 6% ही गिरा है। तो बोलते नहीं 15% गिरा है। अभी सेम फंड जो हमने रेकमेंड किया उनके पोर्टफोलियो में 15%, मेरे को जो दिख रहा है उनके पोर्टफोलियो में 6%। तो डिफरेंस क्यों? क्योंकि दी वे वी इन्वेस्टेड वाया स्टैगरिंग एंड दी वे ही इन्वेस्टेड दैट हैज मेड ए डिफरेंस। तो सेम स्टॉक सेम कंपनी कैन हैव डिफरेंट रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड की एक स्कीम आपके लिए अलग रिटर्न देती है, मेरे लिए रिटर्न अलग देती है, इनके लिए रिटर्न अलग देती है। क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मुझे लगता है कि अगर कोई इंडस्ट्री में 20-22 साल से एक्सपीरियंस रखता है और वो 24 आवर एक ही काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो आपसे ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। और पूरे टाइम टेन्योर में 10-15 साल में अगर एक इंसिडेंट भी उन्होंने आपका बचा लिया, एक फॉल में भी आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो शायद फॉरगेट अबाउट 1%, आप 3-4-5% से ज्यादा अल्फा क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत बार हम 14-15% रिटर्न की जगह 1% पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना है। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स के पास टाइम है, जो 100% टाइम डिवोट कर सकते हैं, जो रीड कर सकते हैं, जो मिल सकते हैं, तो उनको करने में कोई भी तकलीफ नहीं। ओके, तो थैंक यू गौरव फॉर द इनसाइट्स। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मेरे को मोटा मोटा ये लगता है कि आपको अपना पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं रखना चाहिए। सेकंड लर्निंग मेरा ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। एंड तीसरा मेरा लर्निंग ये है कि आप अपना खुद का अक्षय पात्र बनाइए एंड आपका आगे का सफर बहुत ही अच्छा हो सकता है। So thank you Gaurav for giving the insights. Thank you very much.